आज हम कक्षा 10वीं की बुक क्षितिज का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। कृतिका का पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी भाई मधु कांकरिया। मधु कांकरिया जो कि एक लेखिका है। साना साना हाथ जोड़ी नाम पाठ की लेखिका मधु कांकरिया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। लेखिका जब महानगरों की भावशून्यता, भागम भाग और यत्रवत जीवन से उब जाती है तो वो कहीं यात्रा करने के लिए निकल जाती है, क्योंकि लेखिका का मानना है कि यात्रा करने से जो हम भागम भाग भरी ज़िंदगी में एक दूसरे की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम प्रकृति की गोद में जाके प्रकृति से कुछ सबक लें। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। और इस यात्रा वृत्तांत में वो गंगटोक की यात्रा कर रही हैं और अपने रास्ते के वर्णन को बताती हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो फर्स्ट पैरा में जो लेखिका है हमें अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन शुरू करते हुए बताती हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत का बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो जैसा कि आपको शुरुआत में ही हमने बताया कि जो मधु कांकरिया हैं वो शहर की भागम भाग वाली ज़िंदगी से बेहतर यात्रा को पसंद करती हैं। तो वो उनको घूमने का बहुत शौक़ है और इस बार उन्होंने अपनी यात्रा गंगटोक के लिए स्टार्ट की। तो इस फर्स्ट पैरा में वो ये बताती हैं जो गंगटोक है वो कितना सुंदर शहर है और वहाँ पे चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, वो कितना खूबसूरत होता है। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। यानी वो कहती हैं जब मैं गंगटोक की ओर जा रही थी तो रास्ते में जो आसमान दिख रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो बादल में आसमानों में तारे छाए हुए थे और उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था ना, यानी लेखिका कहती उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ भूलती जा रही है और उसके अंदर के कुछ भी नहीं बचा था। वो क्या कहते हैं, चेतना शून्य हो चुकी थी। चेतना में तो थी लेकिन बाहरी दुनिया से वो पूरी तरह से कटती जा रही थी। धीरे धीरे एक उजास यानी उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। फिर लेखिका कहती है कि जैसे जैसे उसे लग रहा था कि वो सब कुछ शून्य में खोती जा रही, सब कुछ भूलती जा रही है, अचानक से उनके होठों से एक प्रेयर के बोल निकले, यानी जो कि उन्होंने आज सुबह ही किसी नेपाली लड़की से सीखा था, जिसके बोल इस तरह थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशल्य। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह हमने यूम थाम के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ।
अब जैसे कि यात्रा वृत्तांत है इस कहानी में, तो लेखिका बताती उनका अगले दिन का प्रोग्राम जो था वो युमथांग के लिए जाना था, लेकिन जैसे ही लेखिका की आँख खुलती वो दौड़ के अपने कमरे की बालकनी में जाती, क्योंकि बालकनी से उनको कंचनजंगा का व्यू क्लियर देखना था। लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, बादल छटे थे, मौसम साफ नहीं होने की वजह से वो कंचनजंगा की चोटियों को नहीं देख पाई। लेकिन वो लेखिका कहती हैं कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, यानी पहाड़ उनको नहीं दिख पाया, जो कि हमारे क्या उन्होंने बताया क्या है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी थी कंचनजंगा, वो उसे नहीं देख पाई। लेकिन इसकी जगह पे उनको क्या दिखाई दिए, रकम रकम यानी तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उनको बालकनी से बाहर दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो लेखिका आगे बताती है कि जो उसका ड्राइवर था वो ड्राइवर कम गाइड था, जो रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताता जा रहा था। और जो लेखिका है वो हर बार बच्चों की तरह, जो बच्चों को कौतूहल होता है कि वहाँ बर्फ़ मिलेगा, तो लेखिका भी बार बार उससे पूछती थी क्या वहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगा। तो ड्राइवर साहब कहते थे चलिए, तो यानी मैडम चलिए देखते हैं क्या होता है। जगह जगह गदराए पाइन और ध्यूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अगले पैरा में जो लेखिका हैं वो ये बताती हैं कि जब वो ड्राइवर के साथ चलती जा रही थी तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे घाटियाँ और नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ने लगे। यानी उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ रास्ते में चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी और उन पहाड़ियों से लगे नुकीले पेड़ ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ी को टच कर रहे हैं। तभी लेखिका की नज़र रास्ते में लगे सफ़ेद ध्वजों पे पड़ी, यानी सफ़ेद झंडों पे पड़ी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से इसका रीज़न पूछा, तो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जब भी किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी भी पवित्र जगह पर 108 सफ़ेद पताकाएँ यानी कि झंडे लगा दिए जाते हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये समय के साथ खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उनके ड्राइवर ने ये भी बताया कि जब कोई नए कार्य की शुरुआत होती है तो रंगीन झंडे लगाए जाते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। लेखिका कहती नार्गे जो है उसको सारी डिटेल देता जा रहा था, लेकिन जो लेखिका की नज़र है उसकी गाड़ी में लगी दलाई लामा की तस्वीर पे थी, क्योंकि लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर केवल उसकी गाड़ी में ही नहीं, जहाँ जहाँ वो गई वहाँ पर भी उन्होंने उसको देखा था। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। अब नार्गे की गाड़ी जो है हिचकोले खाते हुए यानी डगमग करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, और उन्हीं सब के बीच में जितेन नाम का एक व्यक्ति भी था। उसने लेखिका और बाकी लोगों को बताया कि इस जगह का नाम है कवि लोग स्टॉक।
और यहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और आगे तिब्बत के चिख बे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली थी और उन्हीं लड़ाई को विराम देने के लिए एक संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, और जिसका हस्ताक्षर यानी जहाँ पे शुरुआती जो काम हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब जब रास्ते में वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनको एक जगह एक कुटिया दिखी और उस कुटिया के भीतर एक चक्र लगा था, जो यानी व्हील, जो कि रोटेट हो रहा था, घूम रहा था। नार्गे बताने लगा कि मैडम ये धर्म चक्र है, यानी ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा सुनते ही लेखिका अचरज में पड़ गई कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हर जगह हर लोग जो अपने धर्म और विश्वास और आस्थाओं से बंधे होते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम है हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब धीरे धीरे जो है लेखिका की गाड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूट रहे थे। तो जो कह रही है, जो परिदृश्य यानी वहाँ का जो दृश्य है, उसमें क्या दिखता है कि स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां हैं जो चलती जा रही हैं और कुछ छोटे छोटे लोग जो हैं, ऐसा लग रहा है बौने हैं, बहादुर नेपाली लोग हैं, जो कि भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते ओझल होते जा रहे हैं। यानी ओझल का मतलब होता है गायब होते जा रहे हैं। और नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था कि जो इन घाटियों के नीचे घर हैं वो छोटे छोटे दिखते जा रहे थे। और अब हम जो पहाड़ हमें छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, अपने बड़े और विराट रूप में हमको दिखने वाला था। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ये लेखिका अब रास्ते का वर्णन करती है। वो बताती हैं कि देखते देखते यानी जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, जो रास्ता है वो वीरान यानी कि शांत होता जा रहा था। वहाँ पे उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। सकरे यानी पतले होते जा रहे थे और जलेबी की तरह घुमावदार, यानी पहाड़ियाँ काट के रास्ते बनते हैं, तो जो गाड़ी आगे बढ़ रही थी रास्ते जो हैं जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। और जो हिमालय नीचे से यानी जब वो स्टार्ट की थी यात्रा, छोटे दिखाई दे रहे थे, अब वो अपने सब विशालकाय रूप में उनके सामने आने लगे। और वो बोलती हैं, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हम आगे बढ़ रहे थे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। यानी
मौसम इतना अच्छा हो गया था कि जो सारे सैलानी उस गाड़ी में थे वो मिल के गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। लेकिन लेखिका कहती है सारे लोग तो गाने बजाने में मस्त थे, लेकिन जो लेखिका है वो कहती है मैं सारी चीज़ों को देखकर बहुत शांत हो गई, क्योंकि मैं जो प्रकृति की ये सारी सुंदरता है अपने मन में समा लेना चाहती थी। वो कहती है कि मैं कभी अपने मतलब खिड़की से अपने सर को निकाल कर, कभी वो कहती है कि मैं इन बड़े बड़े आसमान छूते पहाड़ों को देख रही थी, तो कभी जल प्रताप से गिरते हुए पानी की धार को देख रही थी जो कि दूध की तरह लग रहे थे, और उसके साथ ही साथ कभी कभी चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। वो कहती हैं इन सब के अलावा वो तीस्ता नदी को भी देख रही थी, जो कि उनके साथ सिलीगुड़ी से ही साथ में चल रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब जो लेखिका है वो कहती मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी, चिड़ियों के पंखों की तरह मैं हल्की होती जा रही थी। अचानक से मेरी सोच पर एक विराम लगा जब गाड़ी रुकी और बताया गया कि हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल की ओर आ गए हैं। सारे लोग एज यूजुअल फ्लैश चमकने लगे, यानी फोटोग्राफी करने लगे, लेकिन जो लेखिका है वो कहती मैं इन चीज़ों को अपनी यादों के कैमरे में कैद करना चाहती थी। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब जो लेखिका है, क्योंकि उन्हें बाकी सैलानियों से इतर केवल प्रकृति का आनंद लेना था, तो वो कहती हैं जैसे लगा कि मैं कोई अभिशप्त राजकुमारी हूँ, और बड़े भारी मन से वो झरने के पास आती हैं और अपने पैरों को पानी में डुबो के बैठ जाती हैं। और पानी में पैर डुबोते ही जो उसकी ठंडक है, वो कहती हैं ऐसा लगा मेरा सारा मन अंदर तक भीग गया। अब जो लेखिका है उनका मन किसी काव्यात्मक कवि की तरह कुछ लिखने की ओर प्रेरित हो रहा था। जीवन के अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अब लेखिका जो कहती हैं वो बताती हैं कि जो जीवन के अनंतता का प्रतीक वो झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। यानी उस झरने को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर जो लेखिका हैं वो बहुत रोमांचित हो जाती हैं, और वो कहती हैं मैं ये भूल गई एक पल के लिए कि मैं किस देश के सरहद से आई हूँ, और बस इन पानियों के बहाव के साथ मैं भी बहती जाना चाह रही थी। लेकिन तभी उनकी तंद्रा को भंग करते हुए जितेन ने कहा मैडम आगे चलिए, इससे भी खूबसूरत जगह है देखने को। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे।
आँखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, पर सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। अब रास्ते में आने वाली बाकी चीज़ों का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि जो रास्ता है, आगे जैसे जैसे जा रहे थे तो कहीं पे ऐसा लग रहा था कि हरे रंग का मोटा कालीन बिछ गया, यानी कहीं पे बहुत हरे भरे खेत थे, कहीं हल्का पीलापन लिए खेत था, यानी शायद हो सकता है सरसों की खेती हो रही हो, कहीं पर जो सड़कें थी इतनी उबड़ खाबड़ थी जैसे लग रहा था दीवारों के पलस्तर उतर चुकी हो, और कहीं कहीं पे सब कुछ एकदम वीरान, और कहीं पर बादलों, ऐसा लगता था कि हम बादलों की दुनिया में आ गए हैं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया की इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी थी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अब जो लेखिका है वो बोलती हैं कि चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर कर आंखों देखती जा रही थी। यानी लेखिका कहती है रास्ते में कहीं छाया और कहीं माया, यानी कहीं खूबसूरती और कहीं पर कुछ नहीं, इनके खेल में मैं खोती जा रही थी। और धीरे धीरे जो है धुंध की चादर हटने लगी। अब ना वहाँ पहाड़ थे, बल्कि दो विपरीत दिशाओं में छाया पहाड़ थे, और कुछ पल के बाद वो छाया पहाड़ के श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने खड़ी थी। तो लेखिका कहती जब उसने अपनी नज़रें यानी गर्दन घुमाई तो चारों ओर खूबसूरती ही खूबसूरती थी, एक ऐसी खूबसूरती जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रभाव में बहते हुए चैरवेती चैरवेती। और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनके सा बहता हमारा वजूद। अब लेखिका कहती है आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रभावमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रभाव में बहते हुए चैरवेती चैरवेती। चैरवेती चैरवेती का मतलब चलते रहो, और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनके सब बहता हमारा वजूद यानी हमारा अपना अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका आगे कहती हैं कि जब थोड़ी देर के बाद हमारी जीप एक जगह पर रुकी तो वहाँ पे ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सभी कुछ एक साथ सामने था, लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी को चारों ओर फैला रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा है। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार हुआ था। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है, यानी उसकी जो आत्मा है वो ईश्वर के करीब होती जा रही थी। और अचानक से ऐसा सोचते हुए सुबह की सीखी हुई इनकी प्रार्थना लेखिका के मुंह से खुलने लगी, जो था साना साना हाथ जोड़ी, यानी हम हाथ जोड़ के तभी अचानक से क्या हुआ, अचानक से लेखिका का जो है इंद्रजाल यानी जिस कल्पना में वो खोई थी वो भंग हो गई। क्यों भंग हो गई?
अचानक से उन्होंने क्या देखा? दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुधे आंटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो लेखिका कहती है उसके जो वो जिस सपनों में खोई थी, अचानक से उसमें विराम इसलिए लग गया क्योंकि कुछ दूर आगे चलते ही जो लेखिका है उसकी नज़र पत्थर तोड़ते कुछ औरतों पर पड़ी और उन औरतों को देखकर जो लेखिका है उसको थोड़ा सा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि उसमें से कुछ जो औरतें हैं अपने पीठ पर एक टोकरी बांधे हुए थे जिसे डोको कहते हैं, उसमें उनके बच्चे थे। वो कहती इतने कोमल हाथों के साथ ये कुदाल लेकर पहाड़ तोड़ने में लगी पड़ी हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो कौतूहलवश जो लेखिका है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था BRO का, यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ कोई एक कर्मचारी खड़ा था। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने लेखिका से मजाक करते हुए कहा जिस हिम शिखर को, यानी जिस पहाड़ के घूमने के लिए आप इतनी दूर से आई हैं और जा रही हैं ना, उसी रास्ते को ये चौड़ा कर रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो अचानक इन सब बातों को सुनकर जो लेखिका बोलती है कि वो कहती है कि बड़ा खतरनाक काम है, तो कर्मचारी बोलता है हाँ खतरनाक तो है ही, क्योंकि सबसे पहले इन पहाड़ों को काटने के लिए डायनामाइट से उड़ाया जाता है, फिर उन बड़े पत्थरों को एक साइड में करने के लिए काटा जाता है, फिर काटने के बाद उन्हें रास्ते के दोनों ओर लगाया जाता है, और कभी कभी उसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो जान चली जाती है, और किसी एक की जान अभी पिछले महीने ही चली गई थी। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तो लेखिका कहती हैं कि जब वो अपने रास्ते में जा रही थी तभी उन्होंने एक जगह ये बात लिखी पड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी कि आपको आश्चर्य होगा, ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो लेखिका इन सारी बातों को सुनती है तो अचानक से उसे अपने पिछली यात्रा वृत्तांत का कुछ याद आ जाता है। वो बताती हैं पिछली बार जब वो पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने औरतों को अपने बच्चों को पीठ में बांधकर पत्ते ढूंढते हुए देखा था। और वो बताती है कि उन आदिवासी युवतियों के जो पैर हैं ना वो फूले हुए थे और यहाँ पे इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे यानी हाथों में पड़े ठाट या निशान। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये देश
ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं। पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। अब जो लेखिका है अपने विचारों में इतनी खो गई थी कि वो अपने बाकी साथियों से निकल कर आगे आ गई थी। तभी उनको ढूंढते हुए उनके सहयात्री मणि और जितेन उनके पास आते हैं और कहते हैं ये हमारे देश की आम जनता है, तो इनको छोड़ के आप उस प्राकृतिक सौंदर्यता को देखिए जिसको देखने के लिए आप पैसे खर्च करके इतनी दूर आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट ट्रिपिंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीव की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा विश्राम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। तो ये बात सुनकर जो लेखिका है वो कहती है कि यह देश की आम जनता ही नहीं बल्कि इन्होंने जीवन में कैसे संतुलन बना के रखा जाता है इस बात को भी एक्सप्लेन किया है कि ये कितना कम लेकर हमको इसके बदले में कितना देती हैं। और तभी जब वो आगे बढ़ रही थी तो उनके कानों में इन श्रम सुंदरियों की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसको देखकर ऐसा लगा कि वो जो खंडहर है वो ताजमहल बन गया है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितिन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लेखिका ये कहती है कि जैसे जैसे उनकी गाड़ी ऊंचाई पर बढ़ती जा रही थी ना, उनको कुछ स्कूली बच्चे दिखाई दिए। तो जितेन जो है वो लेखिका को ये बताता है कि ये जो बच्चे हैं ना हर रोज़ 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर अपने स्कूल जाते हैं और रास्ते में अगर कोई गाड़ी दिख जाती है तो उससे लिफ्ट मांग लिया करते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? तो लेखिका बहुत बचकाना सा सवाल पूछ लेती है, स्कूली बस नहीं है क्या? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्वीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। और मणि के ये पूछने पर कि क्या यहाँ स्कूली बस नहीं है, जो जितेन उनके साथ होता है वो हंस देता है और कहता है मैडम ये शहर नहीं है, ये पहाड़ है। यहाँ तराई में एक ही स्कूल है जहाँ दूर दूर से पहाड़ी बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं, शाम को अपनी माँ के साथ जाकर मवेशियों को यानी जानवरों को चराते हैं, पानी लेकर आते हैं और जंगल से लकड़ियाँ काट कर भी लाते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे रास्तों का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि जो रास्ते हैं वो इतने सकरे हैं, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इंची टेप से मेजर करके बनाया गया है ताकि जो जीप इस रास्ते से 1 इंच भी इधर उधर जाए तो हम सीधे उन गहरी घाटियों में समा जाएं। और इसी वजह से हर जगह साइन बोर्ड में लिखा हुआ था कि धीरे चलिए, घर में आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नर बच्ची जानवर नहीं, दूध देने वाले यॉक दिखे। काले काले ढेर सारे यॉक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक।